गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा और वादे के मुताबिक हर रोज न्यूज की पाठशाला से पहले आपसे मुलाकात हुआ करेगी इस शो में, जो आज भी जारी है। यह मुलाकात एक ऐसी कहानी के साथ होती है जो आपको अपने देश पर गर्व करना सिखाए, जो आपको राष्ट्र गर्व से भर दे, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, जहां 140 करोड़ से ज्यादा देशवासी रहते हों, वहां बहुत कुछ ऐसा है और हो रहा है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। देखिए, कभी जिस बात के लिए देश की संसद में नरेंद्र मोदी के विजन का मजाक बनाया गया, टोंटबाजी की गई, भाई अरे देखेंगे कैसे हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखाया। किसी ने इस देश में सोचा नहीं था कि सब कुछ एक चुटकी पर अवेलेबल होगा, लेकिन यह पिछले 10 सालों में हुआ। एक ऐसी कामयाबी जो भारत की है, लेकिन गर्व पूरी दुनिया कर रही है। हम लोगों के सामने एक पूरा इकोसिस्टम इसे ऐसे पेश करता है मानो कि अरे हो गया तो क्या ही हो गया, ये तो होना ही था। लेकिन आज राष्ट्र गर्व में इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार 10 साल में कमाल तो हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर एक दिन इतिहास बनाने के लिए जरूरी होता है। राष्ट्र गर्व में आज की कहानी में मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहता हूं। वो दिन था 1 जुलाई 2015 का, जब देश में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई, एक ऐसी क्रांति जिसे आप हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति से भी आगे की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि इस क्रांति ने 140 करोड़ भारतीयों की सोच, समझ और उनके जीने के तौर तरीके सबको पूरी तरह से बदल दिया। आप एक बात बताइए, आखिरी बार आप एटीएम कब गए थे? आपने खाते से पैसे निकाले कब थे? जेब में कैश लेकर लास्ट कब चले थे? बैंक में कब पहुंचे थे? बहुतों को याद भी नहीं होगा। आप अकेले ऐसे नहीं है, बहुत लोगों को यह याद नहीं है, क्योंकि अब हर काम एक क्लिक पर होने लगा है। पैसे देने हो, पैसे लेने हो, सड़क किनारे की खोमचे वाले को चाय की पेमेंट करनी हो, या फिर लंदन के किसी होटल का टिकट बुक करना हो, सोना खरीदना हो, ब्रेड बटर खरीदना हो, कभी लाइन, फॉर्म और कैश पर निर्भर रहने वाला भारत आज एक क्लिक, एक ऐप, एक आईडी से काम कर रहा है। और आपको यह भी याद दिला दूं कि दुनिया के बड़े बड़े देश ये नहीं कर पा रहे। जेब में रखे मोबाइल फोन से सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर पा रहे हैं। जरूरी दस्तावेज तो अपने मोबाइल के डिजी लॉकर में रखकर घूम रहे हैं। अपनी जरूरत के हर सामान का ऑर्डर आप ऑनलाइन दे पा रहे हैं। सेकंड्स में टिकट बुक हो जा रहा है। जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई करवा दे रहे हैं। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 10 साल में बदली हैं। न दफ्तरों के चक्कर, न लाइंस का झंझट और न ही बिचौलियों की चिंता। वो दौर बीता है और अब गांव, शहर, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, देश का कोना कोना डिजिटल हो चुका है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? कभी सोचिएगा। जिस देश में इंटरनेट को एक दौर में लग्जरी समझा जाता था, वो हिंदुस्तान सिर्फ 10 साल में ही दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर का देश कैसे बन गया होगा? सोचें कभी। कैसे भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में डिजिटल क्रांति ने सुदूर कोने पर खड़े शख्स की जिंदगी बदल दी। कभी गर्व किए हैं इस पर? जब आप विस्तार से जानेंगे तो यकीनन गर्व करेंगे। देखिए, अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी, और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जा रही, सरकार हटती जा रही। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 यही तारीख थी जब दुनिया की 8 अरब की आबादी का हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के एक अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय सपने से साक्षात्कार हुआ। ये सपना था डिजिटल इंडिया का। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सपने को साकार करने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। यही वो सपना था जिसने देश में डिजिटल क्रांति की नींव रखी। 2014 में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी। मोटे तौर पर आंकड़ा यह है कि जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता संभाली तो देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या थी करीब 25 करोड़।
इसमें ब्रॉडबैंड वाले इंटरनेट की संख्या थी 6.1 करोड़, मतलब कुल कनेक्शन का 1/4। बाकी सब मोबाइल इंटरनेट या कोई और तरीका। आपको जानकर आश्चर्य ही नहीं होगा, गर्व भी होगा कि आज की तारीख में देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 100 करोड़ है। जी हां, 100 करोड़। भारत के 96% गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले डिजिटल बोलने पर ही लगता था पता नहीं क्या होगा, कुछ स्पेशल टाइप की फील आती थी। जब सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच भी बेहद सीमित थी, लेकिन एक जिद थी, संकल्प था और एक सपना था देश के पंत प्रधान का। तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। लोगों को संदेह था कि भारत जैसा विशाल और विविध देश वास्तव में डिजिटल बन सकता है या नहीं। आज इस सवाल का जवाब डेटा और डैशबोर्ड में नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में हुए क्रांतिकारी बदलाव के जरिए दिया जा चुका है। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। आज हम देख रहे हैं इंडिया एआई मिशन जैसी योजनाओं से भारत ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है। एक दौर में लग्जरी माना जाने वाला इंटरनेट आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक देश के आखिरी छोर पर खड़े भारतीय की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शासन से लेकर शिक्षा, लेन देन और निर्माण तक डिजिटल इंडिया हर जगह है, हर तरफ है। जरा गौर कीजिए। 2014 में देश में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज ये संख्या बढ़कर 97 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 11 गुना है, अब देश के सुदूर गांवों को भी जोड़ रही है। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश की 2,18,000 ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुका है, जिसने भारत की विकास गाथा की गति को बदल दिया है। 10 साल के दौरान 54 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते और 69 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत डिजिटल खाते खोले जा चुके हैं। इंडिया स्टैक ने यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाया है, जो अब सालाना 100 बिलियन से ज्यादा लेन देन करता है। दुनिया में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से करीब आधे भारत में होते हैं। आज दुनिया के 40% 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। दुनिया में भारत के डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ी मान्यता मिली है। 131 बिलियन ट्रांजैक्शंस बाय वॉट। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब सरकार विरोधियों को यह असंभव लगता था। 2017 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? यही वो सोच थी जिसने देश में डिजिटल क्रांति को रोका हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और आज डिजिटल क्रांति की संकल्प सिद्धि साकार हो चुकी है। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का केंद्र है। और दुनिया अगली डिजिटल क्रांति के लिए भारत की ओर देख रही है।
और हम आपसे यूं ही नहीं कह रहे कि यह राष्ट्र गर्व से भरने वाली खबर है, क्योंकि एक देश के तौर पर जब अंदर ही लोग मजाक बना रहे थे कि कहां से हो जाएगा, इस देश ने कर दिखाया। अमेरिका, बड़े बड़े देश चले जाइए, नहीं है यूपीआई पेमेंट उनके पास, कार्ड और कैश लेके घूमते हैं लोग, आप मोबाइल से सब काम कर देते हैं। ये इस देश में हुआ है। क्या आपने आज किसी को क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट किया है क्या? अगर हां, तो आप दुनिया के उन 50% लोगों में शामिल हैं जो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी नीतियां क्या कमाल कर सकती हैं, इसे आप इस बात से समझिए कि भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IACI जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यूपीआई की तारीफ की है बॉस। यूपीआई अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। यूपीआई की मदद से लोग एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक अकाउंट को जोड़ पा रहे हैं और कुछ ही सेकंड्स में सुरक्षित कम लागत वाले लेन देन कर पा रहे हैं। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। जून 2025 में यूपीआई ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, जो जून 2024 के 1388 करोड़ ट्रांजैक्शन की तुलना में 32% ज्यादा है। आज देश में 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए हो रही है, जिसमें 49 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, करीब 6.5 लाख कारोबारी और 675 बैंक एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, रोज हम यूज कर रहे हैं तो हमको लगता नहीं, लेकिन बॉस ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। और बात इतने पे ही खत्म नहीं होती। यह भी जान लीजिए कि यूपीआई का डंका अब देश की सरहदों के पार बज रहा है। यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी यूपीआई उपलब्ध है। यानी इन देशों में भी आप उसी तरह मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं जैसा अपने यहां भारत में करते हैं। यूरोप की बात करें तो फ्रांस में यूपीआई की शुरुआत हो चुकी है और कई देश भारत के पेमेंट सिस्टम यूपीआई को लेने की कतार में खड़े हैं और अपने देश का हाल जानना चाहते हैं तो खुद देख लीजिए। दिल्ली में टैक्सी वाले को पेमेंट करना है या दार्जिलिंग में रेस्टोरेंट का बिल चुकाना है? कोलकाता में रिक्शे वाले को किराया देना है या जैसलमेर में ऊंट की सवारी का टिकट लेना है? कैश जेब में नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बस इतना पूछ लीजिए कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। अगला बंदा तुरंत क्यूआर कोड सामने रख देगा। यही सच्चाई है। यूपीआई अब देश भर में रोजमर्रा के लेन देन का प्रमुख जरिया बन चुका है। लेकिन क्या ये एक दिन में हो गया? जी नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और साहसिक फैसलों की वजह से ही संभव हो पाया। 15 अगस्त 2015 को देश में जनधन योजना की घोषणा पीएम मोदी ने की। मकसद देश के आम लोगों को बैंकों तक लाना था। जिन बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद थे, उन्हीं बैंकों में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत 56 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए, जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के कुल जनसंख्या से ज्यादा है। इनमें 56% से ज्यादा खाते महिलाओं के हैं। इन खातों में 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। इन खातों ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सुविधा दी। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में मिलने लगा और लोगों को सुरक्षित बचत का विकल्प मिला। बैंक खाते खुले तो डिजिटल पेमेंट का रास्ता आसान हुआ। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया। 2016 में सिर्फ 21 बैंकों के साथ इसकी शुरुआत की गई और सिर्फ 10 साल में ही ये देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। इंटरनेट के बिना डिजिटल इंडिया की कल्पना बेमानी थी। 2016 के बाद से देश में 4G कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हुआ है।
जिस वजह से आज देश के कोने कोने तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सुविधा मिल रही है। 2014 से पहले भारत में 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे। आज इसका दायरा 97 करोड़ पहुंच चुका है। लगभग 288% की ये ग्रोथ तस्दीक करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डिजिटल इंडिया की कोशिशों ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। अक्टूबर 2022 में देश की डिजिटल यात्रा को 5G लॉन्च के बाद बूस्ट मिला। 22 महीनों में ही 4,74,000 बेस ट्रांसीवर स्टेशन बनाए गए, जिससे आज के भारत के 99.6% जिलों में 5G स्पीड से इंटरनेट उपलब्ध है। देखिए, सोचने वाली बात यह भी है कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति ने कर दिया, पहले की सरकारें उसे इसी स्पीड से क्यों नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सब एक दिन में हुआ होगा, पहले की सरकारों ने भी कुछ ना कुछ पत्थर जोड़े होंगे, लेकिन सवाल यह है कि 2014 से पहले भी देश में इंटरनेट था, स्मार्टफोन्स आ गए थे, बैंकों में खाते थे, तो फिर ऐसी क्या वजह थी जिसे उस दौर की सरकारें डिजिटल इंडिया के प्रभाव को नहीं भांप पाई। वो भी तब जब पड़ोसी देश चीन में साल 2000 के आसपास से ही डिजिटल पेमेंट होने लगा था। सरकारी पैसों की चोरी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में डिजिटल पेमेंट की क्रांति की शुरुआत अलीबाबा ग्रुप ने की। साल 2004 में अलीपे लॉन्च किया गया, जिसे 2009 में मोबाइल वॉलेट में बदला गया, जो मौजूदा वक्त में करीब 1.25 अरब से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप रफ्तार देखिए बॉस, चीन में 2004 में, भारत में 2015 में, लेकिन फिर भी डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है। यूरोप के कई विकसित कहे जाने वाले देशों में 21वीं सदी के 26वें साल तक यह फैसिलिटी नहीं पहुंची है, जो अपने देश में है कि नहीं है राष्ट्र गर्व की बात। मोबाइल पर QR कोड स्कैन कीजिए और सेकंड्स में हजारों की रकम ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन डिजिटल इंडिया का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। डिजी लॉकर एक अलग लेवल की क्रांति है। डिजिटल इंडिया का ही हिस्सा है ये डिजी लॉकर। इसी तरीके से एयरपोर्ट के अंदर जाना हो, वहां आप देखिए, आप जो है वो आराम से अपना मोबाइल पे अपना वो टिकट डालिए और उसके बाद आप जो है वहां पर आराम से चेहरा स्कैन करके आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन खैर, डिजी लॉकर की बात कर रहा था, ये क्या चीज है। और डिजी लॉकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल लॉकर की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की। डिजी लॉकर एक तरह से डिजिटल तिजोरी है, जिसके जरिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसे कई तरह के दस्तावेजों को डिजिटली सेव करके रखते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी को अपलोड करके डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता, यानी दस्तावेजों को थैले में भरकर इधर उधर घूमने की बजाय सब मोबाइल में अवेलेबल है और जब जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर लिया। मौजूदा वक्त में देश के 54 करोड़ से ज्यादा लोग डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी गर्व से भरने वाली बात है। आज